गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 7 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ की रिगार्डिंग नीचे मैं आपसे बात करूँगा। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बस देखो, एनसीबी लगातार चर्चा में है, तो बस एनसीबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एनसीबी का पूरा फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स को लेकर के जो भी मैटर होता है, उस मैटर को रेगुलेट करने का काम, उस मैटर पे कार्रवाई करने का काम बेसिकली एनसीबी करता है। बस इस न्यूज़ में बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि सरकार ने श्री राम रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की सरकार ने घोषणा की है। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन अभी एक्सट्रीम कंडीशन में है, और दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकना क्यों जरूरी है, क्यों एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। साथ ही साथ हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर इंडिया आते हैं तो वो दिल्ली में ही आते हैं। किसी भी देश का जो कॉन्सुलेट है वो दिल्ली में ही है। तो ऐसे कंडीशन में विदेश के जो मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया आते हैं, भारत के लिए उसके लिए चुनौती हो जाती है, भारत सरकार के लिए भी, किस तरह से दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। जैसे दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आने वाले हैं, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको लेकर के मैं एक कॉन्क्रीट डिस्कस करूँगा। सेपरेट वीडियो बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट डिस्कस कर सकूँ दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा दिल्ली एयर पोल्यूशन के कारण और रीजन का। सबसे पहले हम कारण पे चलते हैं, दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है पराली। पराली मतलब होता है पुआर। बिहार में उसको पुआर कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में इसे पराली कहते हैं। पराली जलाने से दिल्ली के एयर पोल्यूशन 46% दिल्ली का एयर पोल्यूशन का रीजन जो है वो पराली है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पराली जलाने का जो समय है वो समय है 20 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। 20 सितंबर से शुरू होता है, 30 नवंबर तक, यानी 2 महीने लगातार पराली जलाए जाते हैं। 2 महीने से भी अधिक समय तक पराली जलाए जाते हैं। और पराली जलाने के कारण दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। पराली कहाँ जलाया जाता है, अगर आप लोकेशन देखोगे तो दिल्ली में भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे किसान अपनी खेती करते हैं। दिल्ली में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे किसान की खेती होती है। तो सबसे पहले दिल्ली के किसान भी इसको जलाते हैं। उसके बाद हरियाणा के किसान इसे जलाते हैं, पराली जलाते हैं। उसके बाद आप जाओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो सटा हुआ, दिल्ली से सटा हुआ, जैसे नोएडा वगैरह का क्षेत्र आ गया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और कुछ हद तक राजस्थान का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है पराली जलाते हैं। यहाँ के किसान जो है पराली जलाते हैं, कृषि अवशिष्ट अपने खेत में ही जला देते हैं। जैसे आप इस तस्वीर को देखो तो यहाँ भी किसान कृषि अवशिष्ट को अपने खेत में ही जलाते हैं। तो खेत में जलाते हैं तो क्या होता है कि वो जो धुआं ऊपर होता है, धुआं उत्पन्न होता है, वो धुआं कहीं न कहीं दिल्ली एयर पोल्यूशन का कारण होता है। दिल्ली में धुआं एकत्रित हो जाता है और काफ़ी मात्रा में दिल्ली एयर पोल्यूशन का कारण है पराली जलाना। दिल्ली में हजारों फैक्ट्री हैं जहां कोयला आज भी इस्तेमाल होता है। तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन का रीजन है, कई सारी फैक्ट्री है दिल्ली में जहाँ पे कोयला के माध्यम से आज भी वो फैक्ट्री रेगुलेट हो रहा है। तो कोयला जलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है वाहन की प्रदूषण। जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, जो गाड़ी हैं, गाड़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो तीसरा रीजन है गाड़ी के द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट होना। चौथा रीजन अगर आप जाओगे तो वो है दिल्ली की भौगोलिक स्थिति। आप अगर गौर करोगे तो दिल्ली में जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर है या इंडस्ट्रियल एरिया, उतना इंडस्ट्रियल एरिया मुंबई में भी है। लेकिन मुंबई में आपको पॉल्यूशन नहीं दिखेगा क्योंकि समुद्र के जस्ट किनारे वो जगह है। लेकिन दिल्ली का जो जगह वो सेंट्रल में है, बीच में, बीचों बीच है। दूर दूर तक दिल्ली के आसपास में समुद्र नहीं है।
तो दिल्ली का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन का एक कारण है। एग्रो क्लाइमेट जोन है, देखो एग्रो क्लाइमेट जोन जो है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का कारण है। ये सब जो है एडिटोरियल, कभी कभी अगर आप पढ़ोगे एडिटोरियल तो उस एडिटोरियल में इस तरह का आपको पॉइंट मिल जाएगा, कुछ अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। एग्रो क्लाइमेट जोन किस तरह से दिल्ली एयर पोल्यूशन का कारण है उसको आप समझते हैं, हम लोग समझते हैं उसको। देखो एग्रो क्लाइमेट जोन मतलब क्या होता है? एग्रो क्लाइमेट जोन मतलब होता है कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट के अनुसार हम खेती करें, उसको एग्रो क्लाइमेट जोन कहते हैं। क्या पंजाब का क्षेत्र धान की खेती के लिए पर्याप्त क्षेत्र है या अच्छा जगह है धान की खेती के लिए, या धान की खेती के लिए अनुकूल जगह है? क्या पंजाब का एग्रो क्लाइमेट जोन धान की खेती के लिए सही जगह है? तो बिल्कुल नहीं। अब क्या होता है कि धान की खेती अगर करते हैं तो वैसे कंडीशन में धान की खेती में पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत धान की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। पंजाब के क्षेत्र में पानी की कमी है, तो वैसे कंडीशन में वो जो है ग्राउंड वाटर का काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं, तो भूमि जल स्तर काफ़ी नीचे चले जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। और साथ ही साथ जो है इस महीने में धान के पराली के कारण अधिक से अधिक पॉल्यूशन क्रिएट होता है इस एरिया में, दिल्ली के एरिया में। तो इसलिए एग्रो क्लाइमेट जोन यानी एग्रो क्लाइमेट जोन कृषि जो है जलवायु के अनुकूल नहीं होने के कारण भी दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। और भारत में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। WHO का एक रिपोर्ट है कि हर साल 42 लाख लोगों की मृत्यु 42 lakhs पीपल डाई ड्यू टू एयर पोल्यूशन प्रत्येक वर्ष। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हैप्पी सीडर मशीन का सरकार प्रयोग कर रही है। हैप्पी सीडर मशीन क्या होता है कि एक तरह का मशीन होता है जो मशीन आपके खेत में जाकर के आपके जो है, जैसे मान लो धान लगाया हो आप, तो धान को जो है वो फसल वगैरह काट देगा और पराली को इमीडिएटली वहाँ से अलग कर देगा। तो उसे कहा गया हैप्पी सीडर मशीन। और हैप्पी सीडर मशीन के लिए सरकार 50% से अधिक इंसेंटिव दे रही है। दूसरा है ऑड इवन पॉलिसी। दिल्ली में कुछ वर्ष पहले ऑड इवन पॉलिसी सरकार लेकर आई थी। ऑड इवन पॉलिसी क्या थी कि एक दिन ऑड नाम की गाड़ी चलेगी, जैसे मान लो आपके गाड़ी के लास्ट में अगर 0002 अगर है तो ये इवन गाड़ी हो गया। और गाड़ी के अगर ऑड डिजिट की गाड़ी है तो एक दिन सिर्फ ऑड डिजिट की गाड़ी चलेगी और एक दिन इवन डिजिट की सिर्फ गाड़ी चलेगी। टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल देखोगे तो वायु जो है एक तरह से स्मॉग टावर है, और इसी तरह से कनॉट पैलेस में इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर लगा है। तो स्मॉग टावर क्यों लगा है? क्योंकि वायु में जो स्मॉग है उसको अवशोषित कर ले, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर ले। इसी तरह से आप चलोगे ग्रैप रणनीति, ईपीसीए ग्रैप रणनीति चलाती थी। ग्रैप रणनीति के तहत क्या होता था कि जो एयर पोल्यूशन का एक्सट्रीम टाइम होता है 15 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। तो इस समय तक वाहनों को, जो पुराने वाहन है उसको रोक देना, या जिस जगह पे जहाँ पे कोयला से जो है उद्योग, जो कोयला आधारित उद्योग चल रहा है उस उद्योग को तत्कालिक रूप से रोक देना, ताकि अधिक से अधिक कोयला वहाँ पे इस्तेमाल ना हो सके। तो इस तरह की नीति को ग्रैप रणनीति कहा गया। ग्रैप रणनीति में क्या होता था कि एयर पोल्यूशन को तत्कालिक रूप से 15 सितंबर से 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। तो इस बीच में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो नीति अपनाई जाती थी उसे कहा गया ग्रैप नीति। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को लेकर के सरकार ऑलरेडी, दिल्ली सरकार ऑलरेडी पॉलिसी लेकर आ चुकी है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट मतलब होता है वेस्ट, कचरा, उससे एनर्जी क्रिएट करना। दूसरे शब्दों में अगर पराली से, मान लेते हैं कि पराली से वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट कर ले, या पराली से एनर्जी क्रिएट किया जा सके, या पराली से पैसा क्रिएट किया जा सके। मसलन पराली किसान जो जलाते हैं खेत में, सरकार उस पराली को परचेज कर ले और उस पराली के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन भी हो सकता है। उस पराली के माध्यम से कई अन्य चीज़ों का उत्पादन हो सकता है। उन चीज़ों का उत्पादन करके सरकार अपने लिए आमदनी का जरिया भी क्रिएट करे, और इसकी भी चर्चा हो रही है। बहुत जगह आपने देखा होगा, मुझे याद है कुछ समय पहले मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि पंजाब सरकार ने पराली का प्रयोग अपने यहाँ जो है ताप संयंत्र में कर रही। बिजली क्रिएट करने के लिए जो ताप संयंत्र में कोयला यूज करती है उसके जगह पराली का इस्तेमाल पंजाब सरकार करेगी,
और इसके लिए पंजाब सरकार किसानों से पराली खरीद रही थी। तो इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए, किसान क्यों अपने खेत में जला देंगे, जब पराली को किसान के लिए बेनिफिट बना दिया जाएगा, पराली से किसान को फायदा होगा, तो वो क्यों अपने खेत में जलाएंगे। तो इस तरह से कुछ काम क्रिएट किया जाए कि पराली से किसानों को फायदा हो। बिहेवियर चेंज, दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है कि बिहेवियर चेंज, लोगों का व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। अत्र तत्र सत्वत कहीं भी कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। तो कूड़ा को एक जहाँ पे कूड़ा का जगह हो उसी जगह पे कूड़ा फेंका जाए, पॉल्यूशन अधिक से अधिक क्रिएट नहीं किया जाए। लोगों को ये समझना होगा, दिल्ली के लोगों को ये समझना होगा कि दिल्ली को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, दिल्ली को बनाना उसकी जिम्मेदारी है। आर्टिफिशियल रेन भी जो है के माध्यम से दिल्ली में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जब आर्टिफिशियल रेन कब देखोगे आप, जैसे राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति इंडिया आने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस समय में क्या होगा कि आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से जो है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। ऊपर में जाकर के रेन किया जाएगा, बारिश होगी, और बारिश होगी तो पॉल्यूशन का लेवल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है जब कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या दिल्ली में कभी एक्सट्रीम पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, तो वैसी कंडीशन में सरकार कभी कभी इसका प्रयोग करती है। स्मोक टावर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्मोक टावर का प्रयोग सरकार कर रही है। इसके अलावा जस्टिस लोकुर समिति बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सदस्यीय समिति जस्टिस लोकुर समिति बनाया था। जस्टिस लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हैं। इसका काम था बेसिकली पराली पे नज़र रखना कि कोई राज्य सरकार या कोई सरकार पराली को लेकर के कितना सेंसिटिव है, क्या किसी राज्य में पराली तो नहीं जलाया जा रहा है। इस पर नज़र रखने के लिए सरकार ने पराली एक सदस्यीय समिति जस्टिस लोकुर समिति बनाया था। एक 18 सदस्यीय आयोग सरकार बनाया था, अब ये 21 सदस्यीय आयोग हो गया है। ये आयोग बेसिकली क्या कर रही है, ये आयोग कर रही है कि अगर आप वायु पोल्यूशन फैलाते हैं, अगर आप एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और प्रूफ हो गया कि आप एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये एक समिति बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे। तो बेसिकली इतना काम है जो कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने किया है या सरकार कर रही है। जस्टिस रमन्ना सहित सर्वोच्च न्यायालय के 8 जज अगले साल होंगे सेवानिवृत्त। बस देखो एक छोटा सा फैक्ट याद रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय में पहले 31 जज थे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को जो है चेंज किया जा सकता है, जजों की संख्या बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा 2020 में एक एक्ट अमेंडमेंट करके सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या 3 अधिक बढ़ा दिया गया और 34 कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 जज हो सकते हैं, मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 अन्य जज होंगे। लेकिन वर्तमान में एक जज कम है, अभी 33 जज ही सर्वोच्च न्यायालय में है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी एक बार देख ले लो आप लोग। पर्यावरण का मित्र बनेगा सूरज की गर्मी से धधकने वाला चूल्हा, तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, इस तरह का काम किया जा रहा है, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। अधूरे निर्माण का पोजीशन दे रहा है डेवलपर, अब लौटानी होगी पूरी रकम। देखो यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट संस्था का जिक्र है। ये संस्था है राष्ट्रीय उपभोक्ता निपटान आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग। इसके बारे में बेसिक मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये जो संस्था है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, इसको कहा गया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसेटरल कमीशन, NSNCDRC। यह भारत की एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय
के आसीन या सेवानिवृत्त जज के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो संस्था राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड या कार्यरत जज के द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखो इसमें जो प्रोविज़न किया गया था, इसमें कुछ प्रोविज़न को चेंज किया गया, मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसमें जो है जिला स्तर पे कितना होना चाहिए, राज्य स्तर पे कितना होना चाहिए और देश स्तर पे कितना होना चाहिए, इसके प्रोविज़न को चेंज किया गया 2019 में। अब देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था उसका संशोधन किया गया 2019 में, और 2019 में एक एक्ट आया था इसके लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो 1986 के एक्ट को अमेंड किया गया था 2019 में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के नियमों को सरल बनाया गया इसके माध्यम से। उद्देश्य उपभोक्ता विवादों के निपटान करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरण की स्थापना करना, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किया जा सके। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया, और ये अथॉरिटी का बेसिकली कुछ अधिकार दिया गया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया और इसे कुछ अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करना, कोई अगर उल्लंघन होगा या कोई शिकायत होगा तो उसकी जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन को रोक लगाना, और भ्रामक विज्ञापन के निर्माता सार्थक प्रकाशक पर जुर्माना लगाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया था। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐड आ रहा है और वो ऐड में अगर मान लो कि कोई भ्रामक विज्ञापन यूज होता है तो उस विज्ञापन को रोकना भी बेसिकली इसका काम है। अगर मान लेते हैं कि कोलगेट का ऐड अगर आप देते हैं तो कोलगेट के ऐड में जो आपने दिखाया है कोलगेट में जो कंटेंट होना चाहिए वही कंटेंट कोलगेट में होना चाहिए। जितना आपने उसमें डाला है कि ये पार्ट कोलगेट में होगा वही चीज़ उसमें होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। तो भ्रामक विज्ञापन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था। अब देखो बेसिकली इसमें संशोधन किया गया 1986 में जो प्रोविज़न था उसके इतर इसमें जो संशोधन किया गया है कि जिला आयोग को राष्ट्रीय उपभोक्ता निपटान आयोग जो है बेसिकली 3 पार्ट में है। एक जिला स्तर पे एक अलग आयोग है, राज्य स्तर पे एक अलग आयोग है और राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग आयोग है। मान लेते हैं आप जाते हो मार्केट में कोई सामान परचेज करते हो और वो सामान की कीमत है 10 लाख रुपया, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग चाहोगे, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोग आप नहीं चाहोगे। 1 करोड़ तक अगर कोई सामान है, 1 करोड़ रुपये तक का मूल्य है, तो आप जिला स्तर पर जो आयोग है उस आयोग में जाओगे। जिला स्तर का आयोग 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य को सुन सकती है। राज्य आयोग जो होगा 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मूल्य को सुनेगी और 10 करोड़ से अधिक का मूल्य जो सुनेगी वो केंद्रीय आयोग सुनेगी। तो बेसिकली ये काम किया गया, इसको याद रख लेना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे यहाँ वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दाखिल करने के बाद अगर कोई केस आप दाखिल करते हैं तो 21 दिन के अंदर दाखिल करने के बाद 21 दिन के अंदर मैटर स्वीकार कर लेगा आयोग। अगर 21 दिन के अंदर मैटर स्वीकार नहीं करता तो 21 दिन के बाद ये स्वतः स्वीकार हो जाएगा आपका मैटर। मान लेते हैं आपने केस किया और 21 दिन के अंदर या तो केस एक्सेप्ट हो जाएगा, केस स्वीकार कर लेगी ये आयोग। अगर 21 दिन के अंदर केस स्वीकार नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट स्वतः ये केस एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। उपभोक्ता आयोग के संपर्क करने में आसानी होगी। 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कई सारे प्रोविजन किया गया कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप फाइलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज सुनवाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो है प्रोविजन किया गया था 2019 में। 19 में मध्यस्थता का भी एक प्रोविजन किया गया, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। मान लेते हैं आप उपभोक्ता है, आपने किसी सामान मार्केट से जाकर परचेज किया और आप उस जो है कंपनी के खिलाफ कोर्ट में गया, तो ऐसे कंडीशन में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था किया गया जहां पे आप और उस कंपनी के ऑनर दोनों मिलकर बातचीत करेंगे और मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसका प्रोविजन भी इसमें किया गया, एक मध्यस्थता निवारण तंत्र। उत्पाद की जिम्मेदारी, जो प्रोड्यूसर है जो सामान बनाते हैं उसके लिए जिम्मेदारी दिया गया और उसकी जिम्मेदारी अगर उसके उत्पाद में कोई दोष पाया गया, गलत पाया गया,
मिसलीडिंग पाया गया, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्षतिपूर्ति देना होगा। दोषपूर्ण उत्पाद का क्या आधार होगा? निर्माण में खराबी होना चाहिए, डिजाइन का दोष होना चाहिए, वास्तविक उत्पाद को घोषित विशेषताओं से अलग होना चाहिए, या प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना चाहिए। यानी आप जो डिक्लेयर करते हैं, मान लेते हैं आप कोई सामान परचेज करते हो, तो सामान के पीछे देखना आपको लिखा होगा कि ये चीज़ होना चाहिए, ये कंटेंट इसमें होना चाहिए, कैल्शियम इतना ग्राम होना चाहिए, विटामिन इतना ग्राम होना चाहिए, जिंक इतना ग्राम होना चाहिए। अगर कहीं भी दोष पाया जाता है कि आपने जो लिखा वो चीज़ अगर उसमें नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप पे क्षतिपूर्ति किया जा सकता है, आप पे केस किया जा सकता है और आप क्षतिपूर्ति करोगे। आप जो है जो नुकसान हुआ लोगों को वो नुकसान आप दोगे। तो बेसिकली ये सारा का सारा प्रोविजन किया गया था उपभोक्ता संशोधन अधिनियम 2019 में। देखो ये टॉपिक आप इसको पढ़ लेना खुद से, लेकिन थोड़ा सा जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, COP26 का आयोजन हो रहा है अभी भी। COP26 का आयोजन हो रहा है आपको ग्लासगो में, मुझे डिस्कस करना है, सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी भी इसका आयोजन हो रहा है ग्लासगो में। COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंचामृत दिया। पंचामृत मतलब 5 अमृत। पंचामृत के तहत उन्होंने कहा सबसे पहला कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। 2015 में जाओ पेरिस में, तो पेरिस में भारत ने जो टारगेट किया था 175 गीगावाट का टारगेट किया था, और इसका टारगेट था 2022 तक। अभी के समय में अगस्त 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, भारत जो है 146 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना शुरू किया गया है। इसमें बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिलाया जाए तो 146 गीगावाट भारत ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। अभी जो टारगेट लिया भारत ने, और ये टारगेट लिया है 500 गीगावाट 2030 तक। दूसरा है कि भारत 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। यानी मान लेते हैं जितना ऊर्जा भारत अभी यूज कर रहा है, उस ऊर्जा का 50% ऊर्जा जो है हम अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे 2030 तक। 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की भारत सरकार कमी करेगी। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करेगी। 45% कार्बन कार्बन इंटेंसिटी जो है 45% 45% कम करेगी 2005 के अनुपात में। यानी 2005 में अगर मान लेते हैं कि 1 टन कार्बन इंटेंसिटी था, तो इसको कम करके 45% कम करेगी 2030 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट नेट जीरो 2070 तक भारत ने नेट जीरो का टारगेट फिक्स किया। नेट जीरो का सिंपल मतलब ये होता है कि जितना कार्बन हम इमिट करेंगे, जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे, उतना कार्बन को हम सोख लेंगे, उतना कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितना उत्पादन होगा उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी को कहा गया नेट जीरो। भारत ने 2070 तक टारगेट लिया है। विश्व में सबसे अधिक कार्बन इमिशन वर्तमान में कर रहा है चीन का टारगेट है 2060 तक। सऊदी अरब ने भी 2060 तक कार्बन इमिशन का टारगेट लिया। बाकी इसको पढ़ लेना, डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। देखो इसको भी देख सकते हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी गलत निर्णय में से एक निर्णय यह है हरियाणा सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने डिसीजन क्या लिया है कि आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपये तक है, वैसे जॉब प्राइवेट सेक्टर में वैसे जॉब जो 30,000 रुपये तक है, उस पर 75% जो है हरियाणा के युवाओं को ही नौकरी दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में जाओ, किसी कंपनी में अगर 30,000 रुपये से अधिक की जॉब है, अगर मान लो 40,000 रुपये की जॉब है, 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टेट का लड़का हो वहाँ अप्लाई कर सकता है। लेकिन वैसा जॉब जो 30,000 रुपये या 30,000 रुपये से कम की नौकरी है, उस पर 75% हरियाणा के लोकल लड़का ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इस तरह से अगर कोई राज्य मान लो करना शुरू कर दिया, हर एक राज्य इस तरह से करना शुरू करे, तो सोचो क्या होगा। बिहार भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव ले लें, यूपी भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव ले लें, राजस्थान भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव ले लें, मध्य प्रदेश भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव ले लें।
तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन माना जाता है। पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा बीएसएफ की स्थापना दिवस। बीएसएफ की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले तो ये समझे हम लोग कि बीएसएफ जो है, बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, बीएसएफ रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का 7 विंग है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सशस्त्र सीमा बल है और आईटीबीपी है। तो ये 7 पार्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का। बीएसएफ की जो बेसिक काम है वो काम ये है कि जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा है और प्लस पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, उस सीमा की रक्षा करना बीएसएफ का काम है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करना बीएसएफ का काम है। चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करना आईटीबीपी का काम है। नेपाल के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करना एसएसबी के जवानों का काम है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना किया गया था। 2021 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसकी स्थापना दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा। और दिल्ली से बाहर कहाँ मनाया जाएगा? तो जयपुर सिटी में मनाया जाएगा। ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया था इसी वर्ष 2021 में बीएसएफ के जवानों के द्वारा राजस्थान में ये लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सर्द हवा। ईपीएफओ ने अपने एग्जाम में पूछा था ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरुआत किया है? तो बीएसएफ ने किया था। इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।